Hello students, myself Rakesh Kumar welcomes you in my YouTube channel New Light Education. Class 12th Economics, we are beginning chapter 2nd. In chapter 2nd, I have explained you before two videos. The book name is the Indian Economic Development 1950 to 90. 1950 से 90 के बीच इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस थे, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुई, किन किन फील्ड्स में इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स फेस की, कहाँ कहाँ उसको आगे प्रोग्रेस की गई और क्या क्या प्लानिंग्स थी। इससे पहले हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में जान चुके हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जान चुके हैं, किस तरह ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया और अपने कंट्री में इंडियन रिसोर्सेस को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा करके ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस की गई। उससे पहले आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में ही उसका मार्केट था और हम अपने ही रॉ मटेरियल से बनी चीज़ों को परचेज करते थे। तो इस वीडियो में देखिए, इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या रिक्वायरमेंट थी वो हम इसमें जानेंगे। तो एग्रीकल्चर एक इंडिया का एक बेस था उस समय। 1950 में जब भारत आजाद हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, तो यहाँ 1950 फर्स्ट डिकेड था, 60 के आगे सेकेंड डिकेड जो था, यानी कि 3rd 5 ईयर प्लान। तो उस समय एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इंडियन पीपल का। एटलीस्ट 75 मोर देन 75% पॉपुलेशन, तो 75 से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज थी, क्योंकि दूसरी सेक्टर्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, ना ही सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप था। तो लोगों का अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही सबसे ईजी थी उनके लिए। खेती में ही वर्क करते थे और अक्सर जो कहा जाता था कि इंडिया गांव में बसता है, तो भारत गांव में बसता था, आज भी गांव में बसता है, लेकिन आज बहुत डेवलप हो चुका है। उस समय से टोटली चेंज दिखता है। तो उस समय भारत गांव का देश था और फार्मर्स का देश था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा, इसमें जो कुछ पॉइंट को डिस्कस करना है कि एग्रेरियन इकोनॉमी 54% नेशनल इनकम। तो एग्रेरियन मीन्स होता है, देखिए, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल से जो इकोनॉमी गेन होती थी, जो फाइनेंस गेन हो रहा था, वो नेशनल इनकम का 54%, यानी कि टोटल जीडीपी का 54% अकेले एग्रीकल्चर से गेन होता था। ठीक है, लिवलीहुड टू लार्ज पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहे थे उस समय, एटलीस्ट 50 में तो केवल 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, लेकिन 60 के आगे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजी रोटी का साधन प्रोवाइड कराने का काम सिर्फ एग्रीकल्चर से हो सकता था। तो खेती एक बहुत बड़ा साधन था बड़ी पॉपुलेशन की फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने का। ठीक है, 1966 में क्या था, देखिए, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स स्टॉप फ्रॉम यूएसए। यूएसए से फूड ग्रेन का इंपोर्ट स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया था यूएसए ने, यानी कि इंडिया की वल्नरेबल पोजीशन को और फायदा उठाया गया और 1966 में इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स स्टॉप रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक, इंटरमीडियरी सिस्टम वाज प्रमोटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने एक इंटरमीडियरी सिस्टम प्रमोट किया। इंटरमीडियरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में और भी आगे हम जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटरमीडियरी सिस्टम की कई स्टेप थे फार्मिंग के, कि फार्मर से खेती कर रहा है, उसकी जमीन नहीं होती थी, वो जमीन किसकी, जमींदार की होती थी। ठीक है, तो फार्मर्स के बाद जमींदार इसका मालिक था, उसके बाद उसका फूड ग्रेन्स ब्रिटिशर्स को मिलता था सीधे, बिना कुछ किए, उन्हें कुछ नहीं करना है और वो फूड ग्रेन्स लेते थे। तो एक इसमें कई 3-4 स्टेप्स थे, 3-4 मीडिएटर्स थे बीच में फार्मिंग में, तो उसी को हम इंटरमीडियरी सिस्टम कहेंगे बाय द ब्रिटिशर्स। और ये शुरू किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत थी इंडियन फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के लिए।
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक रिक्वायरमेंट रही। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इट वाज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन सर्टेन सोशल चेंजेस, कुछ सोशल चेंजेस की जरूरत थी। दिस कॉल्ड द फॉर द चेंज इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो इसको हमने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नाम दिया। इन द इकोनॉमी, द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन एग्रीकल्चर रेफर्स टू द एग्रेरियन रिलेशंस, तो इस इंस्टीट्यूशनल का फ्रेमवर्क किससे संबंधित था, एग्रेरियन रिलेशन से। तो एग्रेरियन का मीनिंग मैंने पहले बताया था, कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित। तो कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई, इंस्टीट्यूशन में से एक संस्था होती है, ऐसी संस्था बनाई गई, कुछ डिपार्टमेंट। आज आप देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन होगा, फाइनेंस होगा, बैंकिंग होगा, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हुए। एक तरह से एग्रीकल्चर कृषि विभाग भी अपना एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूशन बनाई गई जो पूरे कृषि देश की कृषि व्यवस्था को देखे और कहाँ कहाँ चेंजेस होने हैं, कहाँ कितना बजट किया जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कमी है जिसको पूरा करना है, टारगेट बनाना है, कितना प्रोडक्शन हमें इस साल लेना चाहिए, कि कितने लाख क्विंटल्स अनाज का प्रोडक्शन होना है। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है। तो ये फ्रेमवर्क डेवलप किया गया। तो आगे हम देखेंगे क्लासेस की प्लानिंग के बाद लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया, याद है लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया। तो लैंड रिफॉर्म मेजर्स कौन कौन से किए गए थे, लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट वन था एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएरी सिस्टम। तो सबसे पहला जो काम रहा कि इंटरमीडिएरी सिस्टम का एवोल्यूशन करना। एवोल्यूशन मींस होता है फिनिश करना। फार्मिंग में जो इंटरमीडिएरी सिस्टम था उसको खत्म करना पहली प्रायोरिटी रही। तो इंटरमीडिएरी सिस्टम में भी क्या होता था, ठीक है, एक तो सबसे टॉप पर ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके नीचे जमींदार हुआ करता था, जमींदार के नीचे देखिए और भी एक सिस्टम था, देखिए तालुकदार होते थे, टेनेंट्स, फिर फार्मर्स। तो ये जमीन किसकी, पूरे विलेज की जमीन एक जमींदार की होती थी, किसी की नहीं होती थी, वो जमीन जमींदार की थी और वो किराए पर एक तरह से कहते हैं ठेके पर मजदूरों से वर्क कराया जाता था। फार्मर्स जो था उसकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो सिर्फ खेती करता था। तो वो अपना फार्मर जितना भी प्रोडक्शन होता था उसको सीधे जमींदार के पास उसे सबमिट करना होता है। जमींदार उसको अपनी इच्छा के हिसाब से पेमेंट करता था। पेमेंट किसका, अनाज का। और वो अनाज उसके बाद जमींदार भी किसी के अंडर में था। जमींदार किसके अंडर में होगा, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, ब्रिटिशर्स उनसे अनाज लेते थे। तो ये कई एक के बाद एक चेन बनी हुई थी। तो वो एक इंटरमीडिएट सिस्टम था, इसको फिनिश किया गया। तो आज हम देखते हैं कि आज विलेज में जिसकी भी जमीन है वो खुद की निजी है, उसे अपना अनाज किसी को नहीं देना, ठीक है। लेकिन ये इंटरमीडिएट सिस्टम फिनिश करना बहुत जरूरी था क्योंकि उस समय देश आजाद हो चुका था और ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो उनका बनाया हुआ सिस्टम फिनिश किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखिए सेकंड वन, लैंड सीलिंग। क्लासिक लैंड सीलिंग क्या है? लैंड सीलिंग पॉलिसी वाज अनदर measures introduced to safeguard the interest of the cultivators। कल्टीवेटर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षा के लिए लैंड सीलिंग एक दूसरा मेजर्स अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स वाज फिक्स्ड। तो इसमें क्या था, फिक्स्ड लैंड साइज वाज फिक्स्ड, जमीन का साइज जो था वो फिक्स कर दिया गया था। इसे लैंड सीलिंग कहते हैं कि किसी के 1 एकड़ जमीन है एक फार्मर के पास, उसको 1 एकड़ मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, बाकी अदर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस लैंड सीलिंग के बाद
redistribution of land. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्लास 10th मैंने बताया था कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने मिलकर के भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चलाया। 10th में आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये ज्योग्राफी का टॉपिक था, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ना जरूरी है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने मिल करके, जो गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने मिल करके एक पूरे देश में घूम घूम करके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का कार्यक्रम शुरू किया था कि विलेज में जाकर के वो मीटिंग करते थे और उस मीटिंग्स में ये देखते थे किसके पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं, रिमेनिंग लैंड होल्डिंग्स वो उन जमींदारों की मर्जी से गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। पर्पज ये था कि पूरे विलेज की जमीन सभी में बराबर बांटी जाए, तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो लैंड सीलिंग कंट्रोल किया गया और जमीन को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया पूरे देश के लोगों में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह रही कि गांधी जी की डेथ के बाद विनोबा भावे इस वर्क को अकेले नहीं कर पाए और पूरे देश में ये सिस्टम इम्बैलेंस बना रहा, कहीं कहीं बैलेंस रहा, कहीं नहीं रहा। तो आज भी ये समस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अब इसका मतलब क्या होता है क्लास? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, moreover the land holdings with many small farmers were as separated small pieces, this is called the, तो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स जो थे उनको अलग अलग पीसेस में जमीन दे दी गई, तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं लैंड होल्डिंग्स का। These segregated pieces of land were converted to single big one by mutual consent and distribution. मान लीजिए कि जमीन का एक 10 एकड़ का एक टुकड़ा है, तो कुछ फार्मर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, वो सबको जमीन मिल जाए, कोई भी विदाउट फार्मिंग लैंड ना रहे। तो यही सिस्टम कहलाया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। अब उसके बाद 5th पॉइंट देखिए, लैंड रिफॉर्म मेजर्स का। देखिए 5 मेन पॉइंट है, इसको आप बाद में नोट कर लेंगे। तो लास्ट पॉइंट इसका है देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखिए क्या होता था कि हैबिट में आया हुआ था फार्मर्स के, ब्रिटिश के अंडर में, जमींदार के अंडर में खेती करते आ रहे थे शुरू से ही। अब उनको सेपरेटली एक सिंगल खेत अकेले करना है उसमें, तो एक प्रॉब्लम्स थी उनके सामने। किसी भी विलेज में मान लीजिए, किसी भी लोकेलिटी में, मोहल्ले में 10 फार्मर्स रहते हैं, तो 10 फार्मर्स पहले कभी एक ही खेत पर खेती किया करते थे, उनकी नहीं होती थी वो जमीन, वो जिम्मेदार की थी। लेकिन आज उनको खुद की जमीन मिली हुई है, तो वो कैसे करेंगे? उनको एक एक एकड़ जगह जमीन मिल गई है, तो वो उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सभी 10 ने मिल करके एक ग्रुप बना करके इकट्ठी जमीन को कोऑपरेटिव तरीके से कल्टीवेट किया। तो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग से अडॉप्ट किया गया, यानी कि सभी किसान मिल करके एक साथ खेती इकट्ठी कर रहे थे, अलग अलग ना करके, जबकि जमीन उनके सबके अलग अलग नेम होती थी। तो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग से उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो ये लैंड फॉर्म रिफॉर्म मेजर्स रहे। इनमें स्टूडेंट आपको लगता है कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे के पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ आपको।